हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश दुसाद आप सबका। कल हम पढ़ रहे थे अपनी राजभाषा और राजभाषा पाठ हमने वन में देखा था अनुच्छेद 343 को, और उसके अलावा हमने देखा था कि राजभाषा है वो भाग 17 के अंदर है वर्णित है। भाग 17 के अंदर उसके हम आज अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। उसके हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज अनुच्छेद है पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 343। आज हमारा रहेगा टॉपिक है वो अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 आज क्या रहेगा रे हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। इसके अलावा जो अन्य हमारे अनुच्छेद है वो क्या रहेंगे? हमारे टॉपिक है रहेंगे जो अन्य अनुच्छेद है वो क्या रहेंगे इसमें जानेंगे। और आज हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा रे? राजभाषा क्लियर है हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 344 इसमें है क्या? अनुच्छेद 344 आखिर है क्या है? तो अनुच्छेद 344 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 344 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को समय समय पर राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में समय समय पर सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का क्या होगा? गठन होगा। एक राजभाषा आयोग का क्या होगा? गठन होगा। जो गठन कब होगा? जो संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद उसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसके अलावा उसके पहला 5 वर्ष बाद में होगा और बाकी के जितने भी राजभाषा आयोग का गठन होगा वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होगा? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। आज हमारा अनुच्छेद 344। इसके अलावा हम 345 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर क्या दिया गया है? 345 में दिया गया है कि किसी राज्य में अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की विधानमंडल द्वारा उस राज्य की राजभाषा बनाया जा सकता है। किसी राज्य के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा को उस राज्य के विधानमंडल द्वारा क्या बनाया जा सकता है? उस राज्य की राजभाषा बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद 346 है उसमें क्या दे रखा है? उसके अंदर दे रखा है पत्राचार की भाषा। जो पत्राचार की क्या दे रखी है? जो भाषा जो राज्य के बीच में जो पत्राचार होगा उससे दोनों राज्यों की जिस भाषा पर सहमति बनेगी उसमें वो पत्राचार कर सकते हैं। संघ और राज्य के बीच में जो पत्राचार होगा दोनों की सहमति बनने पर वो अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं? पत्राचार कर सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ने वाले अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 347 में दे रखा है कि किसी राज्य के अंदर प्राप्त जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य की राजभाषा की मान्यता राष्ट्रपति द्वारा दी जा सकती है। उसके अलावा अनुच्छेद 348 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानमंडल व संसद की भाषाओं का क्या दे रखा है? उल्लेख दे रखा है। उसके अलावा 349 अनुच्छेद 349 में जो अनुच्छेद 348 के तहत जो भाषा है उन संबंधित क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। संसद की लोकसभा की संसद, विधानमंडल और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है इनकी भाषा संबंधित कानून किस अनुच्छेद के अंदर दिए गए? अनुच्छेद 349 के अंदर दिया गया है। 350 है जिसमें व्यवस्था संबंधित विवरण दिया गया और अनुच्छेद 351 के अंदर हमारी क्या दे रखी है? हिंदी भाषा के प्रचार की प्रक्रिया दे रखी है। हिंदी भाषा का प्रचार दे रखा है। और इसी के साथ हमारा आज क्या हो जाएगा? टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपना अनुच्छेद देखने वाले हैं। कौन सा? अनुच्छेद 344। अनुच्छेद है 344 जिसमें क्या लिखा है रे? आप लिखो, इसमें क्या लिखा है? आप लिखो कि राजभाषा अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह
देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक है राजभाषा, एक राजभाषा आयोग है, एक राजभाषा आयोग है, एक राजभाषा आयोग है का, एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। एक राजभाषा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो हमारे अनुच्छेद 344 में स्टूडेंट क्या दे रखा है कि हमारे अनुच्छेद 344 के अंदर दे रखा है कि अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक है राजभाषा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। एक राजभाषा आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और यह राजभाषा आयोग का गठन कब होगा? इसे राजभाषा आयोग का गठन कब होगा? तो हमारे संविधान के लागू होने के, हमारे संविधान जैसे लागू हुआ, कब हुआ हमारा संविधान लागू हुआ? आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद इसका क्या किया जाएगा? राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और पहला तो संविधान के लागू होने 5 वर्ष बाद, उसके बाद जितने भी राज्य आयोग है उनका गठन किया जाएगा, वो अगले 10 वर्षों के अंतराल से किया जाएगा। तो पहला तो जैसे कब हो गया? 1955 के अंदर राजभाषा आयोग का गठन हो गया। इसके बाद है 10 वर्षों के बाद होगा, जैसे 55 के बाद 10 वर्ष 65, 75, 85, 95, 2005 और 2015 और 2025 इस प्रकार क्या होगा? इनका गठन है किया जाएगा। तो यह भी आप लिख लीजिए, यह भी क्या करिए? आप लिख लीजिए, लिखिए आप राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन संविधान, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के लागू होने, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के लागू होने के 5 वर्ष, लागू होने के 5 वर्ष बाद, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद किया जाएगा तथा उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल, 10 वर्षों के अंतराल से राजभाषा आयोग का, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या दे रखा है रे कि हमारा जैसे समझ गए होंगे आप, मैंने पहले बता दिया कि हमारा जैसे संविधान लागू होगा उसके तो 5 वर्ष बाद किसका गठन होगा? अपने राजभाषा आयोग का क्या होगा? गठन होगा। और पहला 5 वर्ष के बाद होगा, बाकी के जितने भी राजभाषा आयोगों का गठन किया जाएगा वो कितने समय के अंतराल के बाद किया जाएगा? 10 वर्षों का समय अंतराल लेकर उनका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। 10 वर्षों का अंतराल लेकर क्या किया जाएगा? उनका गठन किया जाएगा। हेडिंग डालिए प्रथम राजभाषा आयोग। नोट डालकर लिख लो, ऐसे लिखो तो लिख लो प्रथम हेडिंग डालकर लिखिए प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग। तो प्रथम राजभाषा आयोग का कब गठन किया गया रे? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का मैंने अभी आपको बताया कि कब होगा? संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद। तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को। तो स्टूडेंट, अगला प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब होगा? आप कहोगे कि सर आपने कहा 5 वर्ष बाद गठन होगा, तो 50 में 5 जोड़े तो कितना आएगा? 55। तो 1955 में हमारे प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955। तो इसमें लिख लेना आप कोष्टक में आगे 1955 में या 1955। 1955 में क्या किया गया? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अब प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठन किया गया, तो इसका अध्यक्ष कौन था? 1955 में इसका गठन किया गया, तो इसका अध्यक्ष कौन है था? तो आप लगा लीजिए अध्यक्ष। अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन थे रे? लिखिए अध्यक्ष है, अध्यक्ष थे इसके अपने बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे? अध्यक्ष थे बीजी खेर। पूरा नाम, अब आप कहोगे सर पूरा नाम बता दीजिए, तो चलिए पूरा नाम लिख लीजिए। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर है खेर। तो हमारा जो पहला आयोग था राजभाषा आयोग 1955 में, जिसका क्या किया गया? गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो अब इसके कौन होंगे? सदस्य भी होंगे। सदस्य, अरे अध्यक्ष हो गए तो इसमें सदस्य भी थे। तो सदस्य कौन है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 344 में साफ उल्लेख किया गया है कि इसके अध्यक्ष है 8वीं अनुसूची के अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर जितनी भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर जितनी भाषा है, प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या होगा? व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? सदस्य बनाया जाएगा। जैसे वर्तमान में कितनी भाषाएं है? 22 भाषाएं है। वर्तमान में कितनी भाषाएं है? 22 भाषाएं है। तो इसके राजभाषा आयोग के सदस्य कितने होंगे? 22 है होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य होगा। प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक क्या होगा? सदस्य होगा। और उस समय हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी थी? 14 भाषा थी। तो उस समय सदस्य कितने रहे? इसके 14 रहे, क्योंकि प्रत्येक भाषा का एक ही सदस्य क्या करेगा? इसका प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक भाषा का एक ही सदस्य क्या करेगा? इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो सदस्य लिखिए, लिखना 8वीं, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है भाषाओं का, अनुसूचित भाषाओं का, प्रत्येक भाषा का, अनुसूचित भाषाओं के लिए, ऐसे लिखिए अनुसूचित भाषाओं के लिए, अनुसूचित भाषाओं के लिए, अनुसूचित भाषाओं के लिए अनुसूचित भाषाओं के लिए 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के लिए प्रत्येक भाषा का, भाषाओं के लिए प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक भाषा का एक सदस्य है, प्रत्येक भाषा का एक सदस्य है, प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में अनुसूची जितनी भाषा यानी उल्लेखित, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा क्या उल्लेखित भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है, तो राजभाषा आयोग के कितने सदस्य होंगे? 22 होंगे। उस समय 14 भाषा उल्लेखित थी, तो कितने सदस्य थे? उस समय 14 सदस्य थे।
तो जो हमारी 8 अनुसूची के अंदर जितनी भी भाषा उल्लेखित है तो प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करेंगे, एक भाषा का एक सदस्य होगा और जितनी भाषा होगी उतने इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। जितनी इसकी भाषा होगी उतने इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब आगे और लिखिए, हेडिंग डालिए राजभाषा संसदीय समिति। राजभाषा संसदीय समिति। राजभाषा संसदीय समिति। अगली हमारी कौन सी समिति आ गई, राजभाषा संसदीय समिति। इस समिति का गठन कब किया गया रे? इस समिति का गठन किया गया स्टूडेंट देखो 1952 में। कब गठन किया गया इसका? 1952 में इसका क्या किया गया, गठन है किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? इसने फरवरी 1959 में अपनी क्या दी, रिपोर्ट है दी। इसने फरवरी 1959 में क्या दी, अपनी रिपोर्ट है दी। तो लिखिए इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष अपने कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। जीबी पंत इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अब जीबी पंत का पूरा नाम भी लिख लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? लिखो रिपोर्ट फरवरी 1959 में इसने क्या दी, अपनी रिपोर्ट दी। तो ये समितियां इनका सामान्य से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इसलिए आपको बता दी। समितियां दो समिति थी अपनी। कौन सा? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। और सदस्य कितने होंगे? जितनी 8वीं अनुसूची में भाषा होगी उतने इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। उसके बाद राजभाषा संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष जीबी पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत है। और रिपोर्ट इन्होंने कब दी? इन्होंने रिपोर्ट दी फरवरी 1959 में। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए ताकि हम आगे भी आपको जो इसके नोट्स है वो बना दिए जाए। जल्दी से इसका आप लिख लीजिए। जल्दी लिख लीजिए इसे। लिख लिया होगा। अरे एक बात आप ध्यान देना, यहाँ पर 1959 नहीं है, यहाँ पर आपको ये प्रथम संसदीय राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति है। संयुक्त संसदीय समिति ये 1957 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। प्रथम कब हुई थी? 1957 में। चलिए अब अगला लिखते हैं। अगला लिखते हैं अपना अनुच्छेद 345। उससे पहले आप लगा दीजिए प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाएं जो हमने कल दूसरा हमारा भाग था प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345। अब मैंने आपको पहले ही बताया था अपना अनुच्छेद 345 क्या कहता है रे। अपना अनुच्छेद 345 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य के अंदर बोले जाने वाली भाषा को राज्य विधानमंडल द्वारा क्या बनाया जा सकता है, उस राज्य की राजभाषा बनाया जा सकता है। तो चलिए लिख लीजिए इसे ही, जो हमारा अनुच्छेद 345 कहता है भाषा लिख लीजिए इसकी। राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राज्य विधानमंडल राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राज्य विधानमंडल उस राज्य की राजभाषा
उस राज्य की राजभाषा बना सकता है। उस राज्य की क्या बना सकता है? राजभाषा बना सकता है। उस राज्य की राजभाषा बना सकता है। यह प्रावधान किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 345 में क्या प्रावधान दिया गया है कि राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राज्य विधानमंडल उस राज्य की क्या बना सकता है? राजभाषा बना सकता है। राज्य विधानमंडल उस राज्य की क्या बना सकता है? स्टूडेंट, राजभाषा बना सकता है। उसके अलावा इसमें हमारे जो दी गई है, आपको मैं लिखा देता हूं, 9 राज्य है। 9 राज्य है जिनकी राजभाषा क्या है? अपनी हिंदी है। 9 राज्य है जिनकी अपनी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो आप वो भी लिख लीजिए। राज्य जिनकी हमारे संघ की तो आपको पता है भाषा कौन सी है? राजभाषा हिंदी है। और उसके अलावा अंग्रेजी उसकी क्या रही है? सहायक भाषा रही है। तो राज्य जिनकी राजभाषा, राज्य जिनकी राजभाषा, राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी है, राज्य जिनकी राजभाषा, राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी है। तो ऐसे कितने राज्य है रे? ऐसे 9 राज्य है। ऐसे कितने राज्य है? 9 राज्य है। कोष्टक में लिख लेना 9। अब अपने 9 राज्य कौन कौन से हैं तो लिखिए। पहला लिखिए, कौन सा आएगा अपना? पहला अपना आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा उत्तराखंड 2 नंबर पे लिखिए। यूके है जो अपना उत्तराखंड, 2 नंबर स्टूडेंट कौन सा आ गया? उत्तराखंड। तीसरा लिखिए एचपी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा लिखिए बिहार, चौथा लिखिए बिहार। पांचवा लिखिए झारखंड, झारखंड। 6 नंबर लिखिए छत्तीसगढ़, 6 नंबर लिखिए छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद लिखिए आप मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सारे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान। 8वां लिखिए आप राजस्थान। और 9वां लिखिए अपना हरियाणा। 9वां कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की भी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। हरियाणा की भी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो ये हमारे 9 राज्य हो गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जिनकी राजभाषा क्या है? अपनी हिंदी है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजभाषा क्या है? हिंदी। लिख लीजिए केंद्र शासित है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित है प्रदेश जिसकी भाषा क्या है? हिंदी है। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी भाषा, जिनकी राजभाषा, जिनकी राजभाषा हिंदी है। कितने है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश? केवल एक ही है जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और उसका नाम है अपना दिल्ली, दिल्ली। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसकी भी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो 9 ऐसे राज्य है जिनकी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और एक दिल्ली है जिसकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब लिखिए गुजरात, पंजाब व महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब व महाराष्ट्र, इनकी द्वितीय भाषा हिंदी है। इनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है। लिखिए आगे गुजरात, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र की, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र की द्वितीय भाषा, द्वितीय राजभाषा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र की द्वितीय राजभाषा, द्वितीय राजभाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा हिंदी है।
दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है, तो लिखिए केंद्र शासित प्रदेश में लिखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ व चंडीगढ़ चंडीगढ़ व अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप है समूह है। दो केंद्र शासित प्रदेश है, दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी, दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 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 हिंदी, जिनकी हिंदी द्वितीय, जिनकी हिंदी द्वितीय राजभाषा है। तो कितने राज्य है जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है? 4 राज्य, 3 राज्य है। कौन कौन से? पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी हिंदी द्वितीय राजभाषा है। उसके अलावा लिखिए अब अंग्रेजी किसकी है राजभाषा? अंग्रेजी भी है कुछ की, किसकी? मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मेघालय व नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय व नागालैंड है जिनकी, मिजोरम, मेघालय व नागालैंड जिनकी राजभाषा, जिनकी राजभाषा अंग्रेजी, जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। 3 ऐसे स्टेट है जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। 9 ऐसे स्टेट है जिनकी राजभाषा हिंदी है, तथा 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है, और 1 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी प्रथम भाषा राजभाषा कौन सी? अपनी हिंदी है। अब अगला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 346। इतना क्लियर हो गया आपका अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 के अंदर देखिए इसमें क्या दे रखा है? पत्राचार की भाषा। लिखिए पत्राचार की भाषा, भाषा का, पत्राचार की भाषा का उल्लेख है। अब पत्राचार किसके साथ पत्राचार की भाषा का उल्लेख है? पत्राचार की भाषा का उल्लेख है, देख लिख लीजिए। और राज्य व राज्य के मध्य, राज्य व राज्य के मध्य, और उसके अलावा और क्या लिखना है? उसके अलावा और लिखना है आपको संघ, संघ व राज्य के मध्य, संघ व राज्य के मध्य, संघ व राज्य के मध्य। तो अनुच्छेद 346 के अंदर दे रखा है पत्राचार की भाषा का उल्लेख है। पत्राचार की भाषा का उल्लेख पत्राचार किसके साथ होगा? राज्य व राज्य के मध्य होगा, संघ व राज्य के मध्य। अब आप सोच रहे होंगे ये पत्राचार आखिर क्या है? ये जो पत्राचार है ये क्या है? पत्राचार यानी इन दोनों के बीच में जो पत्र लिखे जाते हैं, जो दोनों, जो राज्यों के मध्य लिखे जा सकते हैं, केंद्र या राज्य के मध्य लिखे जा सकते हैं। तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं, जो पत्राचार की भाषा, जो लेटर लिखे जाते हैं, उनकी भाषा का उल्लेख किसमें किया गया? अपने अनुच्छेद 346 में। और ये पत्र किसके मध्य हो सकते हैं? ये पत्र हो सकते हैं अपने राज्य और संघ के बीच में जिस भाषा पर सहमति बनेगी उनमें क्या हो सकते हैं? ये पत्र हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हिंदी है, इंग्लिश में हो, किसी और भाषा में अगर सहमति बनती है दोनों की मध्य, तो इनको क्या किया जा सकता है? अपना पत्राचार किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 346 के अंदर दिया गया है। अगला लगाइए अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद अनुच्छेद 347, ये भी आप जरा ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 300 हमने एक पढ़ा, अनुच्छेद 345। एक हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा रे? अनुच्छेद
345, जिसमें क्या दे रखा कि राज्य में बोली जाने वाली भाषा को राज्य विधानमंडल है उस राज्य की क्या बना सकता है, राजभाषा बना सकता है। राज्य के अंदर बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य का क्या विधानमंडल बना सकता है, राजभाषा। अब अनुच्छेद 347 में क्या दिया गया है कि किसी राज्य के अंदर बोली जाने वाली भाषा को, किसी राज्य के अंदर प्राप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा बनाने की अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। विधानमंडल प्रस्ताव पारित करता है और राज्य क्या बना सकते हैं, राष्ट्रपति उसको क्या देगा, मान्यता देगा। तो लिखिए आप, जरा लिखिए इसे, किसी किसी राज्य में, किसी राज्य में प्राप्त जनसंख्या, किसी राज्य में प्राप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति उस राज्य की राजभाषा बनाने की स्वीकृति दे सकता है। तो राष्ट्रपति उस राज्य की राजभाषा बनाने क्या दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। कोई भी भाषा है जो एक राज्य के अंदर प्राप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाती है तो उस राज्य की जो भाषा है जनसंख्या द्वारा बोली जा सकती है उसे राजभाषा बनाने की स्वीकृति अनुमति कौन दे सकता है, अपना राष्ट्रपति दे सकता है। जल्दी से इसे लिख लीजिए, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद हमारा जो इसका अध्याय 3 है वो शुरू होने वाला है। इसका अध्याय 3 है वो क्या होगा, इसके बाद शुरू होगा। जल्दी से इसे आप लिख लीजिए, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम अध्याय इसका 3 क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जिसमें दो अनुच्छेद में आपको पता है पढ़ने हैं, 348 और 349। मेरे ख्याल से आपने इसे क्या कर लिया होगा, लिया होगा। इसे आपने लिया होगा। तो चलिए इसे आपने जब लिख लिया है तो चलिए अगला डालिए आप अपना भाग 3, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषाएं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषाएं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी। तीसरा हमारा अध्याय था इसमें, तो इसमें डालिए। इसके अंदर आपको पता है 2 अनुच्छेद पढ़ने, इसमें आपको कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं, अरे 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं। कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं इसके अंदर आपको, 2, कौन कौन से, 348 और 349, 2 अनुच्छेद पढ़ने हैं। तो जल्दी से लिखिए अपना पहला आप डालिए अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348। अब अनुच्छेद 348 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 348 में दिया क्या गया है, 348 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद व विधानमंडल की भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख है किया गया। किस किस का उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, संसद की व विधानमंडल की भाषाओं का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद के अंदर किया गया, अपना अनुच्छेद 348 के तहत उनका क्या किया गया, उल्लेख है किया गया। चलिए इसकी हम क्या लिखते हैं, अभी भाषा लिखते हैं। इसके लिखिए, इसके किसके अनुच्छेद 348 के तहत, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, लिख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद,
संसद व संसद व संसद व विधान संसद व विधान मंडल संसद व विधान मंडल इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय संसद व विधानमंडल की भाषाओं विधानमंडल की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संसद आपसे पूछ लिया जाए, संसद है, हाईकोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश अंग्रेजी है या इंग्लिश है। तो संसद विधानमंडल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 348 के तहत इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 348 के तहत इनका क्या किया गया? अपना उल्लेख किया गया है। चलिए लिख लीजिए इसे भी जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलिए अगला अनुच्छेद लिखते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा है अपना? अगला अनुच्छेद है 349। अनुच्छेद 349 जल्दी जल्दी लिख लो। हम टॉपिक को अपने को क्या करने जा रहे हैं? अपने टॉपिक की एंडिंग की और हम अपने टॉपिक की क्या है? एंडिंग की और है समाप्ति की और है हम अपने टॉपिक के। अनुच्छेद 349। तो अनुच्छेद 349 क्या बताता है? अनुच्छेद 349 में भाषाओं संबंधित कानून की प्रक्रिया दे रखी है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल की जो भाषाएं संबंधित है, जो कानून बनाए जाएंगे वो किसके तहत बनाए जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, वो किस में दे रखी है? अनुच्छेद 349 में दे रखी है। तो इसमें लिख लीजिए आप, अनुच्छेद 349 को लिख लीजिए। भाषाओं के संबंध में कानून बनाने, भाषाओं के संबंध में कानून बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख, कानून बनाने की प्रक्रियाओं का क्या है? उल्लेख है। अनुच्छेद किसके अंदर? अपने अनुच्छेद 349 के अंदर किसका है? भाषाओं के संबंध में कानून। अनुच्छेद 348 खंड 1 के तहत जो संसद, लोकसभा, जो संसद है अपनी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और विधानमंडल है, इनकी जो भाषाओं संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 349 के तहत बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 349 के तहत इसमें क्या बनाए जाएंगे? कानून बनाए जाएंगे। अगला अपना 4 नंबर डालकर लिखिए। विशेष निर्देशन की भाषा अपना अंतिम अध्याय है। विशेष निर्देश की भाषाएं। इसके अंदर आपको पता है 2 अनुच्छेदों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। अनुच्छेद है 350, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351, इन 2 का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। और 352 में आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, भाग 18 से शुरू हो जाएंगे, वो बाद में कराया जाएगा। तो आप देखिए विशेष निर्देशन की भाषा अनुच्छेद 350 और 351। इसके अंदर अपना पहला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350। अब ये अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 350 अपना क्या कहता है? क्या है अपना 350? अनुच्छेद 350 अपना क्या है? तो अनुच्छेद 350 कहता है व्यथा निवारण। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का निवारण या अपनी समस्याओं के संबंध में प्रार्थना पत्र, अर्जी है, वो अपनी भाषा के अंदर दे सकता है, दे सकता है। ऐसे नहीं अपनी भाषा का अर्थ कि आप अपनी मारवाड़ी में देने लग जाए समस्या या अपनी कोई और भाषा में नहीं। ऐसी भाषा जो समझ में आ सके, ऐसी भाषा जो अगले की क्या आ सके? समझ में आ सके, उस भाषा में आप उसका क्या कर सकते हैं? उल्लेख कर सकते हैं या उसमें दे सकते हैं। ऐसे नहीं आप जो घर पर बोल रहे हो उसी भाषा के अंदर उसे लिख कर दे रहे हो तो वो आपकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी, वो आपकी क्या नहीं होगी? मान्य नहीं होगी। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है अपना? व्यथा निवारण का उल्लेख है। व्यथा निवारण का क्या है? इसके अंदर उल्लेख है। व्यथा निवारण यानी आप और लिख लेना इसे, कोई व्यक्ति अपनी
कोई व्यक्ति अपनी समस्या को अपनी भाषा में पत्र लिखकर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को अपनी भाषा में पत्र लिखकर दे सकता है, या कोई भी व्यक्ति है जो अपनी समस्या को अपनी भाषा में पत्र लिखकर दे सकता है, जो उसकी समस्या वो किस भाषा में अपनी भाषा के अंदर पत्र लिखकर दे सकता है। उसके अलावा जो उसकी समस्या वो अपनी भाषा में बता सकता है। भाषा मैंने आपको यहाँ पर बता दी, अपनी भाषा का अर्थ है कि जो भाषा क्या की जा सके, समझी जा सके, जो भाषा क्या की जा सके, समझी जा सके, तो वो कौन सी होती है अपनी भाषा। ऐसे नहीं कि जो भाषा समझ ना आए या जो उल्लेखित नहीं है उस भाषा में आप नहीं दे सकते। अब अगले आप में आता है अनुच्छेद। इससे पहले आप एक और लिख लीजिए, इससे पहले आप एक बात है और लिख लीजिए कि मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? 51 के तहत दिया गया। लिखिए अनुच्छेद 350 है ए। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। मातृ यानी हमारी जो क्षेत्र की भाषा है, हम जो बचपन से जो भाषा बोलते आ रहे हैं उस भाषा में क्या दी जा सकती है? शिक्षा दी जा सकती है। ये किसके द्वारा, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 350 ए में कहा गया। और ये अनुच्छेद 350 कब जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं? एक कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो देखिए। अनुच्छेद लिख लीजिए आप पहले। अनुच्छेद 120 में केवल संसद की भाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल की भाषा का उल्लेख है दिया गया है। विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 210 में दिया गया है। ये आप जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम अपना अंतिम अनुच्छेद करा देते हैं, अपना अंतिम अनुच्छेद करा देते हैं। जल्दी से लिख लीजिए आप इन्हें, जल्दी लिखिए। हमारा टॉपिक, हम अपने टॉपिक की क्या है रे? अंतिम समाप्ति की ओर है। हम अपने टॉपिक की क्या है? समाप्ति की ओर है। मातृभाषा का शिक्षा का आप हमेशा याद रखना किसके अंदर दे रखा है? अनुच्छेद 350 ए के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 350 ए में दे रखा है। इसके अलावा कुल हमारी जो 6 शास्त्रीय भाषाएं या जो प्राचीन भाषाएं होती है वो भी आपको लिखा दी जाएगी। जो प्राचीन हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं वो भी लिखा दी जाएगी। जल्दी से आप इन्हें लिख लीजिए। लिख लिया? अगला अपना टॉपिक डालिए। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, सॉरी अनुच्छेद 351 हिंदी। लिख लीजिए हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी भाषा का प्रचार। लिख लिया? अब आगे और देखिए। अनुच्छेद 351 में क्या है? केवल हिंदी भाषा का क्या दे रखा है? प्रचार है दे रखा है। लिखिए मूल संविधान,
मूल संविधान, लिख लीजिए मूल संविधान में 14 भाषाओं, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है। 14 भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। 14 भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। कब, मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में मिलता है। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है। लिखिए वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 6 लिखिए, 6 शास्त्रीय यानी क्लासिक भाषा, 6 शास्त्रीय भाषाएं है, 6 शास्त्रीय भाषाएं है। अब ये शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है, ये भी आप थोड़ा बहुत है लिख लीजिए। 1500 से, लिखिए 1500 से 2000 वर्ष, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषाओं को 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषाओं को शास्त्रीय 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषाओं को क्या कहा जाता है, शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। इसमें लिखिए आप 2004 में तमिल को क्या जोड़ा गया, शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। तमिल भाषा 2004 में तमिल भाषा तो शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। 2004 में तमिल को क्या जोड़ा गया, शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया। 2005 में संस्कृत को 2005 में अपनी कौन सी भाषा जोड़ी गई, संस्कृत जोड़ी गई। आगे लिखिए 2008 में 2 भाषाएं जोड़ी गई। 2008 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 2। 2008 में अपनी 2 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, तेलुगु व कन्नड़ भाषा को 2008 में जोड़ा गया। 2013 में एक भाषा और जोड़ी गई, मलयालम में। उसके अलावा 2014 में और भाषा एक जोड़ी गई अपनी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, ओडिशा का भाषा है वो क्या जोड़ी गई, 2014 में जोड़ी गई। मलयालम में भाषा जोड़ी गई। 2014 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, अपनी ओडिशा भाषा जोड़ी गई है। 6 क्या अपनी शास्त्रीय भाषाएं है, क्लासिक लैंग्वेज है अपनी ये 6 भाषाएं। देख लीजिए आप 6 भाषा अपनी कौन कौन सी है, लिख लीजिए जल्दी से। अपनी 6 भाषाएं है, कौन कौन सी है 6 भाषाएं, देखिए 2004 में अपनी शास्त्रीय भाषाओं में किस भाषा को जोड़ा गया, तमिल भाषा को जोड़ा गया। 2006 में किस भाषा को जोड़ा गया, अरे तमिल भाषा को जोड़ा गया। उसके अलावा 2005 में अपनी किस भाषा को जोड़ा गया, संस्कृत भाषा को जोड़ा गया। संस्कृत भाषा को जोड़ा गया 2005 में। उसके अलावा अपनी 2008 के अंदर जो तेलुगु और कन्नड़ थी उसको जोड़ा गया। और 2013 में मलयालम को जोड़ा गया।
और 2014 में ओडिशा भाषा को जोड़ा गया। उसके अलावा हमारे संविधान में मुख्य 22 भाषाओं का भी आपको पता है क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मुख्य 22 भाषाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आपको 22 भाषाएं है, जिनमें से किन किन भाषाओं को कब कब जोड़ा गया। जो मूल संविधान में 14 थी, उसके बाद की जो भाषाएं हैं उनको भी मैं लिखा देता हूं, उनको भी आपको मैं लिखा देता हूं। कब कब जोड़ा गया, किस भाषा को कब जोड़ा गया, इसका भी मैं आपको लिखा देता हूं। तो आप लिख लीजिए 15वीं भाषा। हमारे संविधान के अंदर 14 पहले थी, तो लिखिए 15वीं भाषा सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को 15वीं भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा गया। किसको? 15वीं भाषा कौन सी थी अपनी सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। अगली लिखिए आप, नमक है नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। लिखिए नमक है नेपाली मणिपुरी और कोंकणी लिख लीजिए। नमक को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान है संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। 1992 में इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके अलावा अपनी और भाषाएं रह गई। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया अपना 91वां संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये 22 भाषाओं का आपको लिख दिया गया। जल्दी से इन 22 भाषाओं का आप लिख लीजिए। जल्दी से इन 22 भाषाओं का आप क्या कीजिए? लिख लीजिए जो आपको दी गई है। आपको 22 भाषाएं जो दी गई है, मैथिली या मैथली भाषा दे रखी है, तो इनको लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। जो हमारी संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं है, जैसे कब जोड़ी गई रे कि जो हमारी 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 92वां संविधान, यहाँ पर 91 लिखा है तो इसे आप काट कर 92वां कर लीजिए। 92वां संविधान संशोधन है, ये गलती से लिख दिया गया था 91 में, 92वां। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो आज हमारा जो टॉपिक था राजभाषा, वो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। हमारा आज का टॉपिक राजभाषा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जरूर राजभाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसे पूरा क्लियर कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया और सुना, उसके लिए धन्यवाद आपका दिल से।